साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है 1 रुपए का सिक्का। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, 7 फेरों के बाद अब संगीता की विदाई की रस्म भी पूरी हो गई थी। विवाह भवन अगले 3-4 घंटों में खाली करना था, इसीलिए लड़की पक्ष के मेहमान अब अपने अपने कमरों में अस्त व्यस्त पड़े हुए कपड़ों और दूसरे सामानों को पैक करने में लगे थे। संगीता के पिता गोविंद बाबू और माँ चंदा देवी मिठाई के डिब्बे और तोहफे एक एक करके सारे मेहमानों को धन्यवाद के साथ प्रदान कर रहे थे। अभी तक तो विवाह की तैयारियों की व्यस्तता में समय कट गया था, पर अब इकलौती बेटी की विदाई के दर्द की चुभन माँ पिता को महसूस होने लगी थी। गोविंद बाबू की आंखें तो सूखने का नाम नहीं ले रही थी, पर चंदा देवी ने हिम्मत रख रखी थी। वो जानती थी कि अगर वो भी टूट गई तो पति को संभालना और मुश्किल होगा। फिर विवाह के बाद का इतना सारा काम कैसे ख़त्म होगा। सारे मेहमानों की विदाई के बाद अब बस गोविंद बाबू के पारिवारिक मित्र विवेक मिश्रा सपत्नीक रह गए थे। उनकी ट्रेन देर रात की थी, इसीलिए विवाह भवन से वो गोविंद बाबू के संग ही उनके घर आ गए। समधी जी का गोविंद बाबू के फ़ोन पर कुछ देर पहले का एक मैसेज आया था कि बारात और बेटा बहू अच्छे से घर पहुंच गए हैं। संगीता बिटिया और उसके सामानों से कल तक भरा भरा लगने वाला घर आज एकदम से खामोश हो गया था। माता पिता का बार बार मन तो कर रहा था कि वीडियो कॉल करके एक बार बेटी को देख लें, उससे बातें कर लें, पर फिर लगता था कि अभी तो बेटी के ससुराल में सारे लोग नई बहू के स्वागत में होने वाली रस्मों को निभाने में व्यस्त होंगे। तभी समधी जी के नंबर से गोविंद बाबू के व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की घंटी बजी। गोविंद बाबू की आंखें चमक उठी कि ज़रूर बेटी से बात कराने के लिए उनके समधी जी ने वीडियो कॉल लगाया होगा। चंदा देवी भी व्हाट्सएप कॉल की आवाज़ सुनकर पति के फ़ोन की स्क्रीन के सामने टकटकी लगाकर बैठ गई थीं। उधर से उनके समधी जी प्रकाश जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, समधी जी और समधन जी को मेरा प्रणाम। हम सभी का प्रणाम भी स्वीकार कीजिए प्रकाश बाबू। अभिवादन के आदान प्रदान के बाद प्रकाश जी थोड़े गंभीर हो गए थे। कहने लगे, गोविंद बाबू, दरअसल बहू ने हमें असमंजस में डाल दिया है। उसने मुंह दिखाए में हमसे जो मांगा है उसे लेकर हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। प्रकाश जी की बातों ने गोविंद बाबू और उनकी पत्नी को अचानक से बहुत परेशान कर दिया था कि संगीता जैसी हमारी समझदार बेटी ऐसा आखिर क्या मांग बैठी थी। गोविंद बाबू, दरअसल 2 दिनों के बाद आकाश और संगीता को हमने बाहर घूमने के लिए भेजना था, पर संगीता बिटिया ज़िद कर रही है कि घूमने फिरने के लिए वो बाद में कभी जाएगी, अभी तो वो अपने नए घर की रसोई संभालेगी। कहती है कहीं आने जाने की बजाय अपने नए परिवार के सारे सदस्यों के साथ कुछ समय आराम से रहना चाहती है। सास ससुर को अपने हाथों का बना खाना खिलाना चाहती है। अपने नए घर के कोने कोने को महसूस करना चाहती है। और तो और आकाश भी उसकी बातों से सहमत है। प्रकाश जी बोलते बोलते भावुक हो गए थे। उधर चिंता में घुल रहे संगीता के माता पिता बेटी की बेहद प्यारी सी जिद पर खुश हो रहे थे। इसके बाद प्रकाश जी ने कहा, गोविंद बाबू, हम बिटिया का ये आग्रह स्वीकार तभी करेंगे जब आप दोनों हमारा एक निवेदन मान लेंगे। अब इसके बाद प्रकाश जी ने पुनः समधी और समधन को दुविधा में डाल दिया था। गोविंद बाबू ने कहा, हाँ हाँ आदेश कीजिए समधी साहब। इसके बाद प्रकाश जी ने कहा, क्यों ना कुछ समय के लिए आप दोनों भी यहाँ पर रहने के लिए आ जाइए। मैं जानता हूँ कि आप दोनों काफ़ी सिद्धांतवादी हैं। बेटी के ससुराल का पानी भी पीना स्वीकार नहीं है आप दोनों को, पर आप समधी समधन की बजाय हमारे पारिवारिक मित्र के रूप में तो आ ही सकते हैं ना। फिर भी आप दोनों का मन ना माने तो मुझे यहाँ रहने के बदले में आप 1 रुपए का सिक्का दे देना। प्रकाश जी की बातों का कोई जवाब गोविंद बाबू को सूझ नहीं रहा था। सामने स्क्रीन पर अब समधन जी और दामाद जी भी नजर आने लगे थे। दोनों जैसे बस बेसब्री से हाँ की ही उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद आकाश ने कहा, बस पापा आप कुछ मत सोचिए, मैं अभी निकल रहा हूँ आप दोनों को लेने के लिए। दामाद आकाश की आवाज़ थी जिसे चाह कर भी गोविंद बाबू और चंदा देवी ना नहीं कर सके थे। प्रकाश जी और उनकी पत्नी के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी
पर स्क्रीन के एक कोने में चुपचाप खड़ी दिख रही संगीता की आंखों ने खुशी के आंसू को छिपाने से जैसे इनकार कर दिया था। पहले तो ऐसा मायका और अब ऐसे ससुराल में ऐसे अनोखे परिवार को पाकर संगीता खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की समझ रही थी। साध संगत जी, सच में संगीता एक खुशकिस्मत लड़की थी। 40 पार कर चुके राघव ने आखिरकार अपनी ऑफिस की सहकर्मी प्रतिभा से शादी कर ही ली थी। प्रतिभा जहाँ एक अनाथ लड़की थी, अपने चाचा चाची के पास पली बड़ी, वहीं दूसरी ओर राघव की केवल माता जी थी। पिताजी का स्वर्गवास तो राघव की छोटी उम्र में ही हो गया था। प्रतिभा ने आते ही घर का सारा काम अच्छे से संभाल लिया। वो अपनी बीमार सास का अच्छे से ध्यान रखती, लेकिन शादी के बीते 1 साल के बाद उसने एक आदत बना ली थी कि अब वो अपनी सास के पास बैठकर कुछ खाती नहीं थी। पहले तो दोनों सास बहू साथ में खाना खाती थी और प्रतिभा की सास भी पहले रसोई के काम में बहू की मदद कर दिया करती थी। इसीलिए उनको सब पता होता था कि रसोई में किस डिब्बे में क्या रखा है। लेकिन अब बीमारी की वजह से राघव की माँ रसोई में जाती नहीं थी। एक दिन की बात है कि प्रतिभा ने सास को कहा, माँ जी ये लीजिए चाय बिस्किट। शाम को हॉल में अपनी सास शकुंतला जी को चाय बिस्किट पकड़ाकर प्रतिभा खुद थोड़ा दूर अपनी चाय लेकर पीने बैठ गई। वो एक लाल रंग के डिब्बे में से निकाल कर खुद भी कुछ खा रही थी। अब प्रतिभा को कुछ खाता देख उसकी सास सोच रही थी, ना जाने ये प्रतिभा मुझे खुद बिस्किट देकर क्या खा रही है। मैं तो उठकर इसे देख भी नहीं सकती, शायद इसी बात का फ़ायदा उठाती है। शकुंतला जी के दिमाग में विचार आने लगे कि ज़रूर ये कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठती है। और बुढ़ापे में मेरी आंखें भी तो कमज़ोर हो गई हैं, मुझे साफ साफ कुछ दिखता भी नहीं। शकुंतला जी को रात में भी चैन नहीं मिल रहा था। कभी तो वो सोचती, छोड़ो कुछ भी हो, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो समय पर सब मिल जाता है ना। लेकिन अगले ही पल उनके मन में विचार आया, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, पता तो चले डिब्बे में क्या था। अब आखिर उनसे रहा नहीं गया तो वो धीरे धीरे चलते चलते रसोई में पहुंच ही गई। मन में बुदबुदाए जा रही थी, कौन सा डब्बा था। हाँ, लाल रंग का था, मिल गया। लेकिन थोड़ा ऊपर है, उनका हाथ नहीं जा रहा था। कांपते हाथों से उन्होंने डिब्बा उतारने की कोशिश की कि वो डिब्बा नीचे गिर गया। और उसके बाद कहने लगी, हे भगवान, ये क्या, ये टुकड़े किस चीज़ के हैं? ये तो बिस्किट के टूटे हुए टुकड़े हैं। इतनी देर में राघव और प्रतिभा आवाज़ सुनकर भागते हुए आए। प्रतिभा ने कहा, क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? तब शकुंतला जी ने कहा, बहू दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसीलिए शक्कर का डब्बा ढूंढ रही थी। सक पकाते हुए शकुंतला जी ने कह दिया। प्रतिभा ने कहा, माँ जी मुझे कह दिया होता, एक आवाज़ दे दी होती। खैर, कल से मैं आपके कमरे में मिश्री रख दिया करूँगी। बल्ब की रोशनी में ध्यान से जब शकुंतला जी ने उन बिखरे हुए टुकड़ों को देखा तो पाया कि उसमें मीठे नमकीन बिस्किट के बचे हुए टुकड़े हैं। प्रतिभा फटाफट उन टुकड़ों को साफ करने में लग गई। बिखरे हुए वो बिस्किट के टुकड़े मानो कांच की तरह शकुंतला जी के मन को भेद रही थी। कितना गलत सोच रही थी वो। उनकी बहू खुद उन्हें पूरे बिस्किट देकर खुद टूटे और बचे हुए टुकड़े खाती है। अपनी छोटी सोच पर शकुंतला जी को शर्म आ रही थी। अगले दिन शाम के समय जब शकुंतला जी को प्रतिभा ने चाय बिस्किट दिए तो शकुंतला जी ने प्रतिभा को कहा, बहू मेरे दांतों से बिस्किट जल्दी से टूटते नहीं, तो तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। प्रतिभा ने कहा, नहीं माँ जी, वो तो जब भी कोई नया पैकेट खोलती हूँ तो कुछ टुकड़े निकल ही आते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आपके पास तो कोई ना कोई आता रहता है, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे घर परिवार के सम्मान के बारे में कोई कुछ गलत सोचे, ये बात ठीक नहीं है। मैं तो अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ, कोई आने वाला होता है तो डिब्बा बंद कर देती हूँ, प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रतिभा की बातें सुनकर चाय पीते पीते शकुंतला जी की आंखों के कौर भीग गए। ऐसी बहू पाकर वो खुद को आज दुनिया की सबसे खुशकिस्मत सास समझ रही थी। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।